आ गए हम लोग डे 2 पे। अब डे 2 पे क्या पढ़ना है ना, हम लोग को डे 2 पे पढ़ना है जो ओशियन का जो लैंड्स है ना, लैंड फॉर्म्स, वो बेसिकली कैसा होता है। ठीक है, तो जब हम ओशियन के लैंड फॉर्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, और तीसरा अबेसल प्लेन, और उसके बाद ओशन डीप्स, या जिसको हम सबमरीन ट्रेंचेस भी बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर इनको हम कैसे देखेंगे, देखो ये हो गया कॉन्टिनेंट का पार्ट। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट के पार्ट के बाद में ये वो पार्ट हो गया जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे सी है बट ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जो मरीन लाइफ होती है ना वो इधर होती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे ही मरे और यहाँ पे ही दब गए। ठीक है ना, तो उसकी वजह से इस वाले एरिया में वो जितने भी मिनरल्स और ये सब निकाले जाते हैं ना एक्सट्रैक्शन कर करके, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होते हैं। अपना जो ONGC बना हुआ है मुंबई हाई में, वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही बना हुआ है। ONGC का हाई बना है ना मुंबई में, ऑयल का वो बना रखा है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन ज्यादातर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही होते हैं। ठीक है ना भाई मरीन लाइफ यहीं पे है, यहीं मरेंगे, यहीं दबेंगे, दबेंगे फॉसिल्स बनेंगे, फॉसिल्स बन के फ्यूल में कन्वर्ट होंगे, यहीं से निकाले जाएंगे, ज़्यादातर इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप में कुछ भी नहीं मिलता। क्यों कुछ भी नहीं मिलता? क्योंकि जो स्लोप वाला पार्ट ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा अभी तो बह जाएगा, है ना, डीप गहरा पार्ट होता है ये। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब स्लोप के बाद में और नीचे जाके चीजें इकट्ठी होती हैं, इसको हम बोलते हैं अबेसल प्लेन। यहाँ पर आपको मिल सकता है जो चीजें बह के यहाँ पे आ गई, बट ये बहुत डीप है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना बहुत कॉस्टली होगा। यहाँ पे ज्यादा इजी होगा, यहाँ बहुत कॉस्टली होगा, बहुत डीप है ना ये। ठीक है भाई, सी का लेवल तो यही है ना, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ज्यादा इजी होगा, यहाँ पर बहुत कॉस्टली भी होगा और बहुत डेंजरस भी होगा साथ में। ठीक है, अब इसमें अबेसल प्लेन में कई तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सी ग्योर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, कोई छोटे माउंटेन्स होंगे, बड़े होंगे, फिर यहाँ पे आइलैंड बस गए होंगे। ठीक है, आगे जाके ट्रेंचेस भी होंगे। ठीक, तो अबेसल प्लेन, अब ये जो पूरा प्लेन है ना इसको हम बोलते हैं अबेसल प्लेन। इस प्लेन पे ये छोटे बड़े माउंटेन्स भी होते हैं, वोल्केनोज भी होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं। ठीक है ना, और जो इस अबेसल प्लेन से भी गहरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशियन डीप्स या सबमरीन ट्रेंच। ठीक है ना, ओशियन डीप या सबमरीन ट्रेंच। ठीक, तो अब देखो शेल्फ क्या दिया हुआ है, देयर इज नो क्लियर और वेल डिफाइंड लाइन सेपरेटिंग ओशियंस फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। भाई कोई लाइन थोड़ी ना बनी कि हाँ ये ओशन, वो तो जिगजैग जिगजैग करके है, जहां तक जहां मन करेगा वहां तक जाएगा, और वो भी टाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देन in fact continents do not end abruptly at the shoreline। obviously shoreline के नीचे तक भी continents जाता तो है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना शेल्फ वाला पार्ट। the slope seawards from the coast to a point where the slope becomes very steep। तो continental shelf कहाँ से कहाँ तक है? कॉन्टिनेंट से लेके जहां तक पूरा स्टीप गहरा नहीं हो जाता वहां तक के पार्ट को हम लोग शेल्फ बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है अच्छा, इसके बाद दिस शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कितनी डेप्थ होती है? अप्रॉक्स 120 से 370 मीटर्स की, फ्यू किलोमीटर्स तक चौड़ा होता है। ठीक है ना, फ्यू किलोमीटर्स तक ये फैला होता है। बाकी इसमें सारी कहानी दी है, जो तुम लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ो, वैसे पढ़ लेना चाहिए, तुम्हारे काम में कोरल रीफ्स वगैरह इसी पोर्शन पे होते हैं। ठीक है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप।
अब कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है 180 मीटर से 360 मीटर तक, ठीक है ना, 360 कह रही हूँ, 3600 मीटर्स तक। द कॉन्टिन्यूअस स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन सीवर्ड, सी की साइड में जो स्टीप पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। देन अबेसल प्लेन, अब अबेसल प्लेन की डेप्थ देखो 3000 मीटर से 6000 मीटर, है ना, तो शेल्फ पे एक्सट्रैक्शन ज्यादा इजी है rather than अबेसल प्लेन, राइट। देन अब अबेसल प्लेन पे ही सब मरीन रिज होते हैं। रिज मतलब इस टाइप के रिजेस, मिड ओशन रिज होते हैं ना जो अलग अलग हो रहे हैं, उनको हम सबमरीन रिजेस भी बोलते हैं। माउंटेन्स की रेंज भी होती हैं, सी माउंट और सी ग्योर्ट्स भी होते हैं। अब ये सी ग्योर्ट्स क्या होते हैं? सी माउंट जो छोटे छोटे से वॉल्केनोज हैं, कुछ बने और कुछ बनने के बाद ठंडे हो गए, वो पहाड़ जैसे हैं, लेकिन वो सी इतना गहरा है कि वो ऊपर नहीं दिखाई देते हैं, नीचे ही होते हैं, ठीक है। तो सबमर्ज वॉल्केनोज विद शार्प टॉप इज कॉल्ड सी माउंट। सबमर्ज हैं और टॉप जो है उनका शार्प है। समटाइम्स दे राइज अबव द सी एज आइसोलेटेड आइलैंड्स। ताइवान और एक तहीती आइलैंड्स करके है, वो इसी टाइप के हैं, ठीक है, सॉरी हवाई और तहीती। देन नेक्स्ट सी माउंट्स आर विद फ्लैटेंड टॉप, जिनका शार्प नहीं है, फ्लैट है, तुम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्योट्स, ठीक है ना, टेबल माउंट भी बोलते हैं। देन ओशन डीप्स और सबमरीन ट्रेंचेस, क्या है ये? डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन, राइट। They are generally called submarine trenches. These trenches are not always located in the middle of ocean bases. Middle of ocean bases में नहीं होंगी, कहाँ होंगी? जहाँ पे अपना कौन सा वाला सेल बन रहा होगा? डाइवर्जेंस, ठीक है। These trenches are not always located in the middle of ocean. They may be very close or parallel to the continent's border by fold mountain. ऑब्वियसली बॉर्डर जब वो नीचे जाएगा तो फोल्ड माउंटेन्स की चेन बनती है ना, बताया था ना, रॉकी और एंडीज इसी तरह के माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। देन दे आर यूजली फाउंड एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ वोल्केनिक, पूरा वोल्केनो और अर्थक्वेक की एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, ठीक है। देन ग्रेट अर्थक्वेक्स और सुनामी भी यहीं पे आते हैं। पैसिफिक ओशन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंचेस, रिंग ऑफ फायर है भाई, ठीक है। पैसिफिक ओशन, फिर मरियाना ट्रेंच जो है इन द पैसिफिक ओशन इज डीपेस्ट पार्ट है। तो देखो ट्रेंचेस इस तरह से होती हैं, ग्योट इस टाइप के होते हैं, फ्लैट टॉप, ये आइलैंड बन गया, ये शोरलाइन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है। अब इस पार्ट जहाँ से कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो रहा था ना, इसको कॉन्टिनेंटल राइज भी बोलते हैं। अब एसल प्लेन है, अब यहाँ पे देखो एक हॉट स्पॉट है, ठीक है, मिड ओशन रिज बन रही है, यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा और ये फैल के इसको बड़ा कर देगा, ठीक। इस टाइप के आइलैंड्स भी होते हैं, ठीक है ना। यॉट्स हमने देख लिया, ट्रेंच हमने देख ली, ठीक है ना। तो फ्लोर पे इस टाइप के बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती हैं, जितनी लैंड पे नहीं होती उससे ज्यादा ओशन पे होती हैं। देन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब ओशन वाटर का जो मूवमेंट्स होता है ना, एक तो वेव्स होती हैं, ठीक है, दूसरा टाइड्स होते हैं जो अप एंड डाउन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, ठीक है। और तीसरा ओशन करंट। ओशन करंट मतलब जो टोटल ओशन में जो बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है वाटर, ठीक है, सो दे विल कम इन द ओशन करेंट्स। अब वेव्स भी पता है, तुम लोगों ने ऐसे ऐसे वेव्स तो देखे होंगे, ठीक, बट वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट ऐसे फ्लो नहीं हो रहे होते हैं। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल इधर आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, दूसरा वाला फिर ऊपर आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर इधर वाला ऊपर आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, इस तरह से फ्लो हो रहा होता, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, फिर बाद में ऊपर आएगा तो और ऊपर जाएगा, फिर नीचे, तो इस तरह से ही आगे बढ़ रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। अब टाइड्स का तुम लोगों को पता है कि अप एंड डाउन होगा, ठीक है ना, तो वर्टिकल भी होते हैं। तो ओशन वाटर जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओशन करंट। टाइड्स पता है,
पीरियोडिकली राइज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, sun's gravitational pull and centrifugal forces due to the rotation of earth are other forces which can act along the moon's gravitational pull. टाइडल बल्ज जिस तरफ से उठा हुआ है, मतलब जिस साइड अप साइड है, ठीक है ना, टाइडल बल्ज बोलते हैं उसको। और इसमें क्या है, लो टाइड और अच्छा, फ्लो टाइड एंड एब टाइड क्या होते हैं भाई? फ्लो टाइड से फ्लो टाइड्स और फ्लड टाइड या राइजिंग टाइड या इनकमिंग टाइड सब एक ही हैं, और इनके नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, विच रिजल्ट्स इन हाई टाइड। दूसरे वाले एब टाइड या रिसीडिंग टाइड या आउटगोइंग टाइड, विच मीन्स लो टाइड, ठीक। टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी थी, ये इतना तुम्हारे में नहीं पूछा जाएगा। फुल मून एंड हाफ मून, अरे हाफ मून नहीं, फुल मून तो पता है ना तुम लोगों को। देन इसके बाद करंट कहाँ गया? टाइडल बोर्ड्स क्या होता है ना, यहाँ पर ये एच के ऊपर टाइडल बोर्ड्स बनते हैं, ठीक है। व्हेन द लीडिंग एज ऑफ द इनकमिंग टाइड फ्लो एक साइड से आ रहा है और रिवर का फ्लो दूसरी साइड से आ रहा है। रिवर जगह पानी मिलती है ओशन में, अब ओशन का पानी भी बढ़ रहा है तो रिवर से साइड में फ्लो कर रहा है और रिवर से पानी भी उधर से आ रहा है, तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के जहाँ फॉर्मेशन हो रहे होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइडल बोर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टाइड्स, देखो ये सारी थ्योरी है, ठीक है, ये तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी पीडीएफ में से। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, ठीक। अब गायरे क्या होता है? लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशियन, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व विद लार्ज विंड। विंड का मूवमेंट होता है ना, उसकी वजह से जो वाटर का फ्लो हो रहा होता है, बड़े बड़े से सर्कल्स बन रहे होते हैं, उनको हम गायरे बोलते हैं, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्सेस भी इसके लिए रीजनेबल है। देन ड्रिफ्ट क्या होता है? व्हेन द ओशन वाटर मूव्स फॉरवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब देखो ये क्या है ना, इन्होंने अलग अलग इन्फ्लुएंस के लिए अलग अलग उसको नाम दे दिए, ठीक है ना। और इन सबको मिला के जो टोटल फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट्स बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट अगर पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट किसकी वजह से है, तो भाई ये इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स, इट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। द टर्म ड्रिफ्ट इज आल्सो यूज्ड टू डिफर द स्पीड ऑफ एन ओशनिक करंट, ठीक है। किसमें मेजर किया जाता है? नॉट्स में। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो अ ओशन करंट, ठीक है। तो बेसिकली करंट और ड्रिफ्ट है दोनों एक ही चीज, गायरे है दोनों एक ही चीज, वो नाम दे दिया गया है ड्रिफ्ट। बेसिकली वो है क्या? करंट, उसको नाम दे दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, अब करंट में टाइप्स ऑफ करंट दो टाइप के हैं, वार्म और कोल्ड, ठीक है। वार्म जिनका ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? अच्छा, दो हमें पता है हेमिस्फीयर अपना सदर्न और नदर्न है, तो किसका पानी ज्यादा गर्म होता है, नदर्न का या सदर्न का? ऑब्वियसली नदर्न का गर्म होगा बेटा, सदर्न का कंपैरेटिवली ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो जितने ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स है ना वो नदर्न में है, ठीक है ना। तो नदर्न में ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स होने की वजह से वहां पर पानी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो इसलिए वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। और नदर्न सदर्न साइड में कॉन्टिनेंट्स नहीं है, देखा जाए तो केवल अपने एक साउथ अमेरिका ही तो है, अफ्रीका का कुछ पोर्शन है, ठीक। तो वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो वहां का पानी ठंडा ज्यादा रहेगा कंपैरेटिव टू नदर्न से। अच्छा, इक्वेटर पे पानी ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा पानी गर्म कहाँ पे होगा? इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे पानी ज्यादा गर्म होता है, तो इक्वेटर पे क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि इक्वेटर कहाँ पे? 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री पे क्या होता है? सबसे ज्यादा धूप वहीं पड़ती है, पर उससे क्या होता है ना, पानी का बहुत ज्यादा वेपराइज्ड होता है,
इक्वेटर पर डेली बादल बनते हैं, डेली बारिश होती है। अगर तुम लोग ध्यान दो मैप में, तो इक्वेटर वो पोर्शन है जिस पर जहां जहां लैंड है वहां वहां पर घने जंगल हैं, जैसे अमेजोन के। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर पे है। अब इक्वेटर पे डेली पानी बरसता है, ठीक है, इक्वेटर पे डेली वाटर एवेपोराइज होगा, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। लेकिन वाटर जो एवेपोराइज हो रहा है और बारिश हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं होता। समझ में आया? जो वाटर वेपराइज हो रहा है और जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं होता। ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, देन करंट्स कहाँ हैं? ये है। अब ये जो करंट्स है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मिलेंगे तुम लोगों को। कोल्ड हॉट हम लोगों ने देखा, इसका मैप चाहिए मेरे को, ये है ये। हाँ, नॉर्वे, नॉर्वे में। अरे देखो ना भाई, यहाँ पर कहाँ गया नॉर्वे? ये है, ठीक है, ये है नॉर्वे। नहीं गिरेगा, यहाँ पे है नॉर्वे, दिख रहा है? ठीक है, अब ये घूमती ऐसे है ना, ये केवल इतने टाइम में, ये अप साइड वाला जो टाइम है, यहाँ पर ये सन से दूर है, ठीक, लेकिन बाकी के टाइम पर ये सन के सामने ही रहता है ज्यादातर। तो यहाँ पे रात के 10 भी बज रहे होते हैं ना, तो भी वहां पे लाइट दिख रही होती है। ठीक है ना, ये अप साइड की वजह से ऐसा होता है। इसका देखो यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, वीडियो मत। अच्छा, ये यहाँ से टाइट हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें ना, जो तुम लोगों को ये रेड कलर के करंट दिख रहे हैं ना, ये हॉट करंट्स हैं। जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो कोल्ड करंट्स हैं, सॉरी येलो ब्लू वाले, वो कोल्ड करंट्स हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाले भी जो है ये हॉट करंट्स है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे है, जो इक्वेटर पे है वो हॉट, और जो पोल पे है वो कोल्ड। पर ये परमानेंट कोल्ड है, ये परमानेंट हॉट है। ठीक है ना। अब ये जो नीचे अंटार्कटिक सब पोलर है, तो ये यहीं पे ऐसे गोल गोल बहता रहेगा, है ना, ये परमानेंट कोल्ड है। ठीक, ये ब्राजील करंट जो है वो नीचे आ रहा है, फिर ठंडा होएगा, ठंडा होकर जब ये ऊपर जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंगुएला करंट। ठीक है ना, जो नीचे की साइड आ रहा है दैट इज ब्राजील करंट। और जब पानी ठंडा होके, ठंडा ओशन करंट ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं बेंगुएला करंट। ये है मोजाम्बिक करंट, हॉट करंट। ये ठंडा वाला जो ऊपर जा रहा है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया था, यहाँ पे देखो ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल। ठीक, अब ये ऊपर एक ऊपर जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये है हॉट करंट। ठीक है ना, हॉट करंट जब ये ऊपर जाता है, अब ये नॉर्वेरियन, अब देखो ये ऊपर जाके ना, ये यहाँ पर हॉट करंट है। हाँ, वो ये यहाँ से जो वाटर फ्लो होता है, और दूसरा ये जिगजैग होने की वजह से वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। ठीक है, और ये यहाँ तक तो गर्म रहता है, इसीलिए नॉर्वे तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट सेम लैटिट्यूड पे रशिया में नहीं हो पाता, क्योंकि ये वाला यहाँ तक तो फ्लो होता है, बस यहाँ तक पहुँच के ये ठंडा हो जाता है फिर। ठीक है, और यहाँ पे पानी जम जाता है, तो इसलिए रशिया तक नहीं हो पाता ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, यहाँ पर एक कैनरीज बताया था ना, कैनरीज आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है ना, ये है कैनरीज करंट। तो तुम लोगों को कुछ हॉट करंट्स और कुछ कोल्ड करंट्स के नाम भी याद करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, लेब्राडोर करंट कोल्ड करंट है। अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम हॉट और लेब्राडोर कोल्ड। दूसरा, यहाँ पे ब्राजीलियन वाला हॉट आ रहा है, और यहाँ पे जो अंटार्कटिका की पोलर होते हैं उसकी वजह से कोल्ड। ठीक है, ब्राजील के पास देखो कियोशियो और ओयाशियो, ये ऊपर से आ रही है ओयाशियो और नीचे से क्यूरोशियो। तो ब्राजील के पास में हॉट और कोल्ड करंट मिलता है, तो यहाँ पे भी फिशिंग लैंड है। ठीक है, फिशिंग वगैरह यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है जापान के पास में। ये ऑस्ट्रेलियन करंट,
ये भी हॉट करंट है, ठीक है ना। पेरू करंट कोल्ड करंट है। अच्छा, जहां जहां पे कोल्ड करंट होती है ना, अगर वो कॉन्टिनेंट के पास में है तो वहां पर डिजर्ट भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, बड़े बड़े डिजर्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने करंट्स दिए हुए हैं अलग अलग, सबके नाम। यहाँ पर देखो ये कंबाइंड हो रही है, कौन कौन सी, लेब्राडोर आ रही है, गल्फ स्ट्रीम आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और ऊपर से ये ईस्ट ग्रीनलैंड भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर बीच में बनता है सरगासो सी, ये सब आपस में गोल गोल घूम लेते हैं और बीच वाला रह जाता है, ठीक है ना। फ्लोरिडा करंट ऑब्वियसली फ्लोरिडा के पास में होगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी हॉट करंट ही है। नीचे, अच्छा देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है ना। जितने सदर्न टाइप में होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज है, और नदन वाला क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। नदन वाला क्लॉकवाइज है और सदर्न वाला एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, इसका रीजन केवल वाटर के फ्लो की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इक्वेटर पे ना हमें पता है कि अब अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना, तो वाटर का फ्लो भी तो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है। तुम लोग जब स्कूटी चलाते हो या कोई भी गाड़ी बाइक जब चलाओगे तो इस तरफ चलाओगे तो तुम्हारे मुंह की साइड पे हवा आएगी, आती है या नहीं आती, ठीक है। अब जब अर्थ रोटेट कर रही है तो एग्जैक्ट इक्वेटर पे तो पानी उस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और उसके आजू बाजू में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है ना, ड्यू टू दिस कोरिलेसिस फोर्सेस, ठीक। अब यहाँ पर देखो इक्वेटर वाला तो इधर है, अपोजिट वाला ये इधर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक। अच्छा, ये अपना घूमता है कहाँ से, अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है, ये है अपनी वेस्ट और ये है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। अब जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है, उसके इक्वेटर के अप साइड और डाउन साइड का वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करेंट्स, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, अब पानी तो स्टैग्नेंट है ना, तो वो इधर जाएगा तो पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। सीधे जाते हो तो हवा अपोजिट से आते हुए लगती है ना, तो सेम रीजन है विंड का भी, भाई विंड ऐसे ही घूमेगी ना, उस जगह की तो उस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उसके आजू बाजू में काउंटर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब जब काउंटर डायरेक्शन में जाएगी तब क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ दोनों की, अब देखो नॉर्थ साउथ में क्या, हाँ उसको बोलते हैं डोल्ड्रम। अब देखो ये नॉर्थ वाली भी इस डायरेक्शन में, साउथ वाली भी इस डायरेक्शन में, काउंटर करंट्स है। अब ये इस डायरेक्शन में है तो ये कॉन्टिनेंट से टकराकर मूव करेगी, अपसाइड वाली जो है वो कॉन्टिनेंट से ऐसे मूव करेगी, तो इसलिए अपसाइड वाली क्लॉकवाइज होएगी और डाउन साइड वाली एंटी क्लॉकवाइज होएगी। समझ में आया क्यों होएगी, ठीक है। तो ये रीजन है भाई इनके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने के, ठीक। यहाँ पे मैंने बताया था एक फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है, जहाँ पर अपना ये फिशिंग का ग्राउंड अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो ये कोल्ड करंट और ये हॉट करंट, ये सब मिले जा रहे हैं आपस में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में, अब पैसिफिक ओशियन में ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये आ रही ओयाशियो, ये जा रही क्यूरोशियो, और ये बन रहा है अपना सर्कल, ठीक। कैलिफोर्नियन करंट कोल्ड करंट है, ओयाशियो कोल्ड करंट है, क्यूरोशियो हॉट करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हॉट करंट है। देन साउथ में, साउथ में क्या है, ये काउंटर करंट, फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और नीचे वाला पैसिफिक। सीधा सीधा सर्कल बनेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। केवल एक हम्बोल्ट करंट है जिसको हम पेरू करंट भी बोलते हैं।
ये रहा अपना इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के मानसून के रीजन तुम लोगों को पता होंगे क्यों आते हैं। भाई यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे क्या होता है ना कि एक बार करंट जो है, दोनों दिए हैं देखो, एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दूसरी बार करंट उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अल नीनो या ला नीना, ये दो इफेक्ट होते हैं, पढ़ के देखना, ELNINO करके गूगल पे। ठीक है, यहाँ पर जो एयर टेम्परेचर्स होते हैं ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उसकी वजह से करंट जो है 6 मंथ एक डायरेक्शन में और 6 मंथ दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मानसून आता है। अपने जो मानसून आता है वो इन करंट्स की वजह से ही आता है, इसीलिए इसको मानसून ड्रिफ्ट भी बोला जाता है। और ये वाली सुविधाएं केवल इंडिया को प्राप्त है। यहाँ की ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से ये सुविधाएं केवल इंडिया को प्राप्त है। और केवल एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर एक पूरा का पूरा ओशन है। हमारा अपना पर्सनल ओशियन है, सी नहीं है, हम सी के नाम नहीं रखते हैं हम ओशन के नाम रखते हैं। इंडियन ओशियन है हमारे यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये काउंटर करंट्स है। ठीक है, यहाँ का तो फ्लो हमको पता है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अप साइड का जो फ्लो होता है ना, यहाँ पे ये प्रेशर पॉइंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये 6 मंथ इस डायरेक्शन में रहेगा और बाकी के 6 मंथ ये इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अपने यहाँ मानसून आते हैं, बारिश जबरदस्त होती है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और वो वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देन अपना इंडिया, ये पूछा जा सकता है भाई इंडियन ओशन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसमें कौन कौन से करंट हैं, मोजाम्बिक करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, इसका टेम्परेचर कितना होता है ओशन का, 20 से 25 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज 26.7 डिग्री ऑन एन एवरेज एंड द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज। ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ऑब्वियसली इक्वेटर से पोल की साइड जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 फॉरेनहाइट पर लैटिट्यूड। एक एक लैटिट्यूड के साथ में 0.5 फॉरेनहाइट कम होता जाता है। देन टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वेरीज फ्रॉम नॉर्थ और साउथ में अलग अलग होता है। क्यों नॉर्थ में ज़्यादा होगा, वाई, बिकॉज ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द लैंड इन फॉर्मर एंड वाटर इन लेटर। फॉर्मर मतलब नॉर्थ में लैंड पार्ट ज़्यादा है और साउथ में वाटर बॉडीज ज़्यादा है। ठीक है, द ओशन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टेक्ट विद लार्ज एक्सटेंट ऑफ लैंड एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन सदर्न में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाटर इज कंपेरेटिवली हायर इन द फॉर्मर, मतलब फॉर्मर और लेटर वो आगे और पीछे के लिए यूज किया। ठीक है, द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई एवरेज टेम्परेचर। वहाँ पे भाई हाई होता है और यहाँ पे लो होता है। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री होता है, यहाँ पे 17, वहाँ का 80 फॉरेनहाइट, यहाँ का 63 फॉरेनहाइट। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ, नमक, है ना। कहाँ पर ज्यादा सलाइन होगा, मोर कॉन्टेक्ट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट। क्या हुआ, हाँ तो ज्यादा नमक कहाँ होगा, इक्वेटर पे या पोल पे, फिर पे, फिर तो सोचो इक्वेटर पे कि पोल पे। बिना सॉल्ट वाली आइस जमी होती है, तो फिर तो अगर आइस जम रही है ना, तो सॉल्ट तो वो छोड़ेगी, केवल फ्रेश वाटर जम रहा है ना, सॉल्ट में से सॉल्ट नहीं, फ्रेश वाटर जम रहा है, तो सॉल्ट वहां पे एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। और इक्वेटर पे नया पानी ऐड होता जा रहा है, तो वहां पे कम नहीं हो जाएगा।
लॉजिक है ना। सैलिनिटी कितनी होती है? 24.7% हैज बीन रिगार्डेड एज पर द अपर लिमिट, मतलब ब्रैकिश वाटर, एकदम खारा पानी, तो मतलब 24.7% है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? सबसे ज्यादा खारी लेक लेक वैन है टर्की की, देन डेड सी है, ग्रेट सॉल्ट लेक है। क्या क्या इसमें होता है इतना नहीं पूछा जाएगा, ये ज्यादा ही हो गया। अच्छा, ये कोरल रीफ्स कितने सुंदर दिखते हैं, राइट। बेसिकली ये होते क्या है, कैल्शियम के घर बना लेते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक प्राणी होता है जिसका नाम होता है जूजेंथलॉन, ठीक। अब वो जूजेंथलॉन इन कोरल्स के अंदर रहता है, ठीक है। तो कोरल्स उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ये जो दोनों है ना, सांझे की लाइफ चल रही होती है दोनों की, कोरल्स उनको प्रोटेक्शन देते हैं, घर देते हैं, और वो कोरल्स को कलर देते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो ये जो कलर्स हैं ये वो जूजेंथलॉन की वजह से हैं। बेसिकली ये व्हाइट कलर के कैल्शियम है, बट इनके अंदर वो जो प्राणी रह रहा है जिसका नाम है जूजेंथलॉन, उसकी वजह से ये कलर्स आते हैं, ठीक है। तो जब इनके अंदर का ये प्राणी मर जाएगा तो ये व्हाइट हो जाएंगे। तो व्हाइट होने का मतलब क्या होता है? ब्लीच होना, है ना। इसी को लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीच क्यों होता है? वो जो उसके अंदर जो जीव जंतु था वो क्यों मर रहा है? क्योंकि वहां का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है, या उसकी लिविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तभी तो मरेगा भाई। उसकी लिविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो मर जाएगा। मर जाएगा तो वो कलर भी साथ में ले जाएगा, और कोरल कैसा हो जाएगा? ब्लीच हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीच हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, मतलब वहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। समझ में आया है नहीं? तो कोरल पॉलिप्स भी बोलते हैं, आर इंडिविजुअल कोरल्स दैट आर फाउंड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन, एक्सोलेटन होता है ऑफ देयर एंसेस्टर। अभी क्या कहते हैं ना, फैमिली का था, उसके ऊपर एक दूसरी फैमिली वाले ने इकट्ठा कर लिया, फिर और दूसरे वाले इकट्ठा हो गए, तो ये पूरा का मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके ना ये बड़े बड़े लैंड बना लेते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, सारे पूर्वज वहीं पे इकट्ठे होते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके, ठीक है। अब ये ओशन में पाए जाएंगे, ये हमको पता है, ठीक। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग की वजह से भी होता है, कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है तो भी वो हट रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो गंदगी वगैरह है वो सब इकट्ठी हो रही है, उसकी वजह से भी होता है। ग्रोथ कंडीशन, ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए? द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड नॉट बी बिलो 20 डिग्री, से कम भी नहीं होना चाहिए और 35 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही मिलेंगे फिर तो, है ना। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 23 से 25 डिग्री के बीच में इज गुड फॉर देम। कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली अंडर सेलाइन कंडीशन विद एन एवरेज सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए? 27 से 40। देन कोरल रीफ्स ग्रो बेटर इन शैलो वाटर, ज़्यादा डीप में नहीं होते, शैलो में होते। द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट बी एक्सीड 200 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है? दे प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन, डैमेजिंग होने से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड हैबिटेंट्स, तो इतना डीप में नहीं आएगा, स्टिल पढ़ना, पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हो भाई। ये रहा मैगलेन।